Good morning, students. Today we are discussing the concluding part of basic accounting terms. So, in this context, our next topic is purchases. बिजनेस में परचेजेस टर्म का यूज़ किया जाता है ओनली गुड्स की परचेज के लिए. गुड्स मीन्स डीलिंग कॉमोडिटी. डीलिंग कॉमोडिटी का मतलब जो रीसेल के पर्पसेस से परचेज की जाती है. एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसने क्लॉथ परचेज किया. किस लिए? रीसेल पर्पसेस के लिए. तो क्लॉथ की परचेज को बिजनेस में परचेज ही कहा जाएगा. यही क्लॉथ मर्चेंट अगर फर्नीचर परचेज कर रहा है अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो उस फर्नीचर की परचेज को परचेज टर्म में इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि उसे हम कहते हैं कि एसेट परचेज की. क्लियर है? रीसेल करने के पर्पसेस से परचेज किया तो परचेजेस, और जनरल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए अगर वो परचेज किया है तो वो एसेट परचेजिंग. सेकेंडली, परचेजेस में दोनों तरीके की परचेजेस इंक्लूड होती हैं, चाहे वो कैश परचेजेस हो चाहे वो क्रेडिट परचेजेस हो. देन द नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस रिटर्न. अब परचेज की हुई गुड्स किसी भी वजह से सप्लायर्स को रिटर्न की जा रही हैं. सप्लायर्स कौन लोग होते हैं? जो बिजनेस में गुड्स सप्लाई करते हैं. अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है रिटर्निंग का. चाहे तो सप्लायर्स ने प्राइसेस ज़्यादा लगा दिए थे, या गुड्स डिफेक्टिव था, या फिर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आया था. किसी भी रीज़न से गुड्स रिटर्न करनी पड़ सकती है. जब परचेज किया था तो हमने टर्म यूज़ किया परचेजेस, तो रिटर्न कर रहे हैं तो टर्म यूज़ करेंगे परचेजेस रिटर्न. इसमें एक और कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जब भी सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस से सामान बाहर जा रहा है जब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो बाहर का मतलब आउट, तो आउटवर्ड. इसलिए इसकी जो सेकंड टर्म हम यूज़ करते हैं, इसका जो सेकंड नेम हम यूज़ करते हैं परचेजेस रिटर्न का, वो है रिटर्न आउटवर्ड. क्लियर है? सो नेक्स्ट टर्म इज सेल्स. जैसे परचेजेस टर्म का यूज़ किया जाता है ओनली गुड्स की परचेजेस के लिए, लाइकवाइज सेल्स टर्म का यूज़ बिजनेस में किया जाता है गुड्स की सेल के लिए. गुड्स का अगेन सेम मीनिंग, डीलिंग कॉमोडिटी. जिसे परचेज किया था रीसेल पर्पसेस के लिए, उसी की सेल को सेल कहेंगे. जैसे क्लॉथ मर्चेंट क्लॉथ परचेज किया था रीसेल के लिए, क्लॉथ को ही सेल कर रहा है तो क्या कहेंगे? सेल्स. लेकिन फर्नीचर परचेज किया था किस लिए? कस्टमर्स के बैठने के लिए. पुराना हो गया, सेल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? सेल ऑफ एसेट. पर्टिकुलर सेल्स टर्म इसके लिए यूज नहीं होगी. और जैसे परचेजेस में कहा था कि कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस दोनों इंक्लूड होता है, जस्ट लाइक सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों तरीके के सेल्स को इंक्लूड करना है. नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न. गुड सेल कर दिया हमने, तो किसको सेल किया? कस्टमर्स को. जिस पर्सन्स को गुड सेल करते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं, और किसी भी वजह से वो रिटर्न कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. अब ये जो रिटर्निंग है ये बिजनेस के अंदर आ रही है. अंदर मीन्स इन यूज होगा इनवर्ड, तो इसलिए इसका जो दूसरा नेम है वो है रिटर्न्स इनवर्ड. नेक्स्ट बेटा गुड्स. चारों टर्म्स में गुड्स यूज हुआ है, तो गुड्स का क्या मतलब हुआ? डीलिंग कॉमोडिटी, जिसे हम परचेज करते हैं सेल करने के पर्पज से, उसे हम कहते हैं गुड्स. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है वो क्या है कि एक फर्नीचर डीलर चेयर्स और टेबल्स को परचेज कर रहा है. बेटा पिछले एग्जाम्पल में क्लॉथ मर्चेंट था तो क्लॉथ उसके लिए गुड बन गई. यहाँ हमने कहा फर्नीचर डीलर है, तो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर गुड्स है. तो अगर वो फर्नीचर परचेज कर रहा है किस लिए? सेल करने के पर्पसेस से, तो उसे हम कहेंगे गुड्स. नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक. स्टॉक को बेटा अनसोल्ड गुड्स भी कहा जाता है. स्टॉक किस लिए रखा जाता है बिजनेस में? ये भी या तो सेल पर्पसेस के लिए या फिर प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए. स्टॉक के दो कंसेप्ट्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. यही स्टॉक अगर ईयर के एंड में है तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, और नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में वही स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है. जैसे 18-19 के अकाउंट्स बनाए, 31 मार्च 2019 को स्टॉक पड़ा हुआ था 50,000, तो 1 अप्रैल 2019 को भी वही स्टॉक 50,000 का हो गया. ठीक है बेटा, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दो कंसेप्ट होते हैं. अब
स्टॉक के मीनिंग में हमने कहा कि सेल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है और प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए भी। बेटा दो तरीके की कंसर्न्स होती हैं, ट्रेडिंग कंसर्न्स और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। ट्रेडिंग कंसर्न्स क्या होते हैं? गुड्स परचेज करती हैं और सेल कर देती हैं, एज इट इज़ परचेज किया, जैसा परचेज किया वैसे का वैसे सेल कर दिया, कोई उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई। जैसे मान लो कि मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो मैंने स्टेशनरी परचेज की, कॉपीज, रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल्स वगैरह, और एज इट इज़ उसे सेल कर दिया, वो तो हो गई ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो सामान परचेज करेगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, देन उसे सेल करेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं उनके यहाँ जो स्टॉक है वो 3 तरह का हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कि वो कॉटन के कपड़े बना रही है, ठीक है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या बनेगा? कॉटन। तो जब उसने कॉटन परचेज किया और उसका स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो बन जाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब कॉटन की फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, थ्रेड बन गए उसके, अभी कपड़ा नहीं बना, ओनली थ्रेड बने हैं, तो इट मीन्स कुछ काम हो गया, कुछ होना बाकी है। इसे हम बोलते हैं पार्टली फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स, और इसे वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं कि काम अभी चल रहा है। जब कॉटन था तो रॉ मटेरियल, कॉटन से थ्रेड बन गया तो वर्क इन प्रोग्रेस बन गया। अब थर्ड इसमें कंसेप्ट है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कपड़ा पूरा बनकर तैयार हो गया लेकिन अभी मार्केट में सेल नहीं हुआ, तो दैट विल बी कॉल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आई होप सो कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ऐसा क्यों करते हैं? ये एक कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म बिजनेस में फॉलो किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली होने वाले लॉसेस को लॉस मान लेते हैं लेकिन होने वाले प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स नहीं मान के चलते। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो बेटा आपके पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है, लेकिन आपने परचेज किया था 6,000 में, तो अभी रिसेंट में उसे हम 6,000 मान करके चलेंगे, 10,000 नहीं। क्योंकि बेटा रीज़न क्या है कि पता नहीं मार्केट में फ्यूचर में कितने में बिके, आज की डेट पर उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है ना, जबकि हमने तो 6,000 में परचेज किया था, हो सकता है बाद में मार्केट में कम में बिके, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है? क्योंकि बेटा अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज़्यादा दिखा देते हैं तो उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही ज़्यादा आ जाते हैं और प्रॉफिट के बेस पर टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो कंसेप्ट है ये और थोड़ा सा आगे जा करके जब हम फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको क्या याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी दोनों में से कम हो, विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट हमारी टर्म है बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। अब डेटर्स कौन लोग होते हैं? डेटर्स आर द पर्सन्स टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हमने उधार सामान बेचा था। बेटा सेल्स में आपको बताया था कि सेल्स में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों तरीके की सेल्स इंक्लूड होती हैं। कैश सेल करते हैं तो कैश साथ के साथ आ जाता है, क्रेडिट सेल करेंगे तो वो पेमेंट बाद में रिसीव होगी। तो जिन पर्सन्स को क्रेडिट पे गुड सेल किया वो हमारे बन गए डेटर्स। जब उन डेटर्स से अमाउंट रिसीव होगा तब हम कैश में उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो तब तक वो पर्सन्स हमारे क्या कहलाएंगे? डेटर्स। लाइकवाइज अगर इन्हीं डेटर्स से हम लोग रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं कि ये पेमेंट कब तक करेंगे, तो उसको जो रिटर्न वो जो डॉक्यूमेंट होता है, जो रिटर्न एक्सेप्टेंस होती है, उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी जो कि आज की हमारे टॉपिक की और इस चैप्टर की भी लास्ट टर्म है वो है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स 2 का कॉम्बिनेशन होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। अब क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? जैसे बेटा परचेजेस में आपको बताया कि परचेजेस कैश भी हो सकती है, परचेजेस क्रेडिट भी हो सकती है। तो जब क्रेडिट परचेजेस होती है तो उससे क्रेडिटर्स बनते हैं। तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू दैम। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे उधार सामान खरीद लिया लेकिन अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं की। इसी तरीके से बिल्स पेएबल
जब हम क्रेडिटर्स को रिटर्न एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि हम आपको पेमेंट इतने टाइम के बाद करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट रिसीव होना है, बिल्स पेएबल, अमाउंट देना है। रिसीवेबल, रिसीव प्लस एबल, प्राप्त होना है, पेएबल, पे प्लस एबल, अमाउंट देना है। तो बेटा कुछ भी अगर मिलना है तो एसेट है, देना है तो लायबिलिटी है। इन टर्म्स को आप ध्यान देंगे। आई होप सो कि ये सभी टर्म्स आपको क्लियर हो गई। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बेटा आप लोगों के पास जितने भी वीडियोस गए हैं, आप एक सिंगल सिटिंग में उसे बैठ करके सभी को सुनो। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।